न्यूज रूम से खबरों की बौछार के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बुलडोजर को लेकर दिल्ली में एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर में जहांगीरपुरी में बुलडोजर शांत हुआ तो दक्षिण में अब बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। क्या कुछ हुआ, इस पर आगे विस्तार से आपको बताएंगे राजीव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। राजस्थान में बुलडोजर वाली राजनीति तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आज बीजेपी ने आक्रोश रैली निकालकर गहलोत सरकार को निशाने पर है। इसके अलावा अलवर में आज क्या क्या हुआ, विस्तार से हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, तो बुलडोजर से लेकर लाउडस्पीकर भी अब उतर रहे हैं। बुलडोजर की रफ्तार बढ़ रही है तो लाउडस्पीकर जहां लगे हैं वो भी धीरे धीरे उतरने शुरू हो गए हैं। योगी सरकार की सख्ती के बाद अब लाउडस्पीकर भी उतर रहे हैं। इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सही नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया है राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और हमें उस पर अलर्ट रहना है। शुरुआत इस बुलेटिन की न्यूज रूम लाइव की हम कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों पर एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, राज्यों से आग्रह किया है कि वो वैट घटाएं। पीएम मोदी ने आज देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती दाम और बढ़ती कीमतों पर राज्यों को कहा है कि आप पेट्रोल डीजल पर वैट घटाइए। नहीं घटाकर अपने नागरिकों का अगर आपने लाभ नहीं दिया, राजस्व कमाया, तो ये गलत होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक संकट में केंद्र और राज्यों को साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया है और ये कहा है कि वैश्विक परिस्थिति के बीच केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में ही पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी। कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। नवंबर में जो करना था नहीं किया, इसलिए पिछले 6 महीने में क्या हुआ है, आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपया के पास है। जयपुर में 118 से भी ज्यादा है। हैदराबाद में 119 से ज्यादा है। कोलकाता में 115 से ज्यादा है। मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है। मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है। देहरादून, छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड, 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले
जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए, ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है। आज पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो लगभग बेस प्राइस से 3 गुना बढ़ जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने तो एक्साइज ड्यूटी कम की है, राज्यों ने क्या किया प्लीज आप कीजिए। इस पर बहुत सारे रिपोर्टर्स के साथ जानकारी मल्लिका देंगे। बिल्कुल, 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम मिश्रा कोलकाता से, मुस्तफा शेख मुंबई से और आशीष पांडे हैदराबाद से। महंगाई एक ऐसा मुद्दा जिससे न सिर्फ आम जनता बेहाल थी, लेकिन विपक्ष भी लगातार सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेर रहा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आए और राज्य सरकारों से ये अपील की कि अब वो भी अपने स्तर पर जरूरी कदम उठाएं लोगों को महंगाई से निजात दिलाने के लिए। और अनुपम, कोलकाता में आप इस वक्त मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। क्या लग रहा है कि अब आगे किस तरह के कदम उठाए जाएंगे? जी देखिए मल्लिका, सबसे पहली बात आपको बताऊं, मैं पेट्रोल पंप में ही हूं और आज का जो प्राइस है पेट्रोल का, फ्यूल का, पेट्रोल का जो दाम है वो 115 रुपए 12 पैसे हैं और जो डीजल है वो 99 रुपए 83 पैसे है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने खुद किया भी था। और बंगाल सरकार का जो अवस्थान रहा है, जो जिक्र बंगाल सरकार का किया है, उसमें बता दूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ साल पहले 1 रुपए के आसपास जो फ्यूल प्राइस है उसमें कटौती की थी, लेकिन इस दौरान हाल में कोई कटौती सरकार की ओर से जो वैट लिया जाता है उसमें नहीं की गई है, जो कर लिया जाता है, जो टैक्स लिया जाता है उसमें नहीं की गई है। बल्कि उल्टे ममता बनर्जी लगातार जो पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं, जो फ्यूल के प्राइस बढ़े हैं उसके खिलाफ मुखर रही हैं और लगातार उन्होंने आलोचना की है। रैली भी टीएमसी की ओर से कई बार निकाली गई है और हर बार जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं पेट्रोल डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसको कम करने का आग्रह करती है। लेकिन अब उल्टा प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है, चूंकि केंद्र सरकार ने कर घटाए थे, अब राज्य सरकार की बारी है, तो देखना है ममता बनर्जी इस विषय में क्या करती हैं। हालांकि जब पिछली बार प्रधानमंत्री ने टैक्स घटाया था, केंद्र सरकार ने टैक्स घटाया था, तब राज्य सरकार से जब पूछा गया था तो इस विषय को उन्होंने टाल दिया था, कहा था कि पहले तो हम लोगों ने टैक्स घटाया था। और जो अंदरूनी बात है टीएमसी की, वो उनका कहना है कि वैसे ही काफी ज्यादा बोझ है राज्य सरकार पर, तो उसका जो अगर इसमें भी हम लोग कम कर देंगे तो जो बोझ है वो बढ़ जाएगा, जो दूसरे कर्जे हैं वो नहीं मिटा पाएंगे। जी, और कोलकाता का हाल तो हमने जान लिया, लेकिन मुंबई में भी राजीव हमारे सहयोगी मौजूद हैं और जानते हैं कि अब मुंबई में किस तरह के कदम उठाए जाए। बिल्कुल, हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। मुस्तफा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र का जिक्र किया, कहा कि वहां पर 120 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। महाराष्ट्र वो सरकार है जिसने अभी तक वैट कम नहीं किया है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद, आह्वान के बाद, कितनी संभावना है कि महाराष्ट्र में वैट में कटौती हो? जी बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है कि जब ये बात सामने आई है कि राज्य सरकारों को जो है वैट जो है वो कम करना चाहिए। लेकिन स्टेट का, महाराष्ट्र स्टेट का इस पे क्या कहना है? जो फाइनेंस मिनिस्टर है महाराष्ट्र के अजित पवार, उन्होंने पिछली बार ये बात सामने रखी थी कि अगर वैट हटा दिए जाते हैं तो फाइनेंशियली जो स्टेट्स हैं वो काफी अनस्टेबल हो जाएंगे। वैट घटा दिया गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो सेस है पेट्रोल पे, जो 27 रुपीज पर लीटर है और डीजल पे 21 रुपीज पर लीटर है, वो केंद्र द्वारा हटाया नहीं गया है। उनका कहना है कि फ्यूल पे जो भी टैक्स वसूलती है केंद्र सरकार, वो स्टेट को ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन कंपोनेंट है स्टेट्स का, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में वैट जो है वो एक में वो साधन है रेवेन्यू जनरेट करने का, इसलिए अभी तक महाराष्ट्र में जो है वैट टैक्सेस कम नहीं किए गए हैं फ्यूल प्राइसेस के ऊपर। अब जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है तो महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या नया रुख लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ठीक है मुस्तफा, आप हमारे साथ बने रहिए। आशीष भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले अर्पिता का रुख करते हैं। अर्पिता आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने वैट नहीं घटाए। अर्पिता। बिल्कुल, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की है कि जो राज्य अब भी वैट घटा दें, यानी 6 महीने का वक्त हो चुका है तो भी जनता को राहत मिलेगी। बता दें नवंबर में एक्साइज ड्यूटी केंद्र की तरफ से कम की गई थी और उसके बाद राज्यों को कहा गया था कि वो वैट भी कम करें। इसमें से देखिए पेट्रोल पर वैट नहीं घटाने वाले राज्य हम आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना। ये वो राज्य हैं जिन्होंने वैट नहीं घटाया है। वहीं आपको जो स्थिति हम दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्य बार बार ये कहते रहे कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे राज्य, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये भी कहा कि बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने उनकी बात सुनी और जनता पर बोझ ना पड़े उसकी दिशा में काम किया और वैट घटाया। वहीं आंध्र प्रदेश, केरल, ये राज्य भी जहां पर वैट नहीं घटाए गए हैं।
आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है, हैदराबाद से वो जुड़े हुए हैं। आशीष, यानी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर ये कहा, नवंबर में एक्साइज ड्यूटी हटाई थी, तभी के केंद्र ने राज्यों से कह दिया था कि वैट भी कम करें ताकि जनता पर बोझ कम पड़े। अब इस दोबारा अपील के बाद क्या फर्क पड़ सकता है हैदराबाद में? जी, हम लगातार जो तेलंगाना की सरकार है, तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार है, उनके साथ लगातार संपर्क में रहे हैं इस वैट के मुद्दे पे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो वैट है तेलंगाना में और जो आंध्र प्रदेश राज्य है, पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में, वो एक राजनीतिक मुद्दा भी है। इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार पर दबाव बना रही थी कि वो वैट कम करे। आज की अगर हम पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो हैदराबाद शहर में पेट्रोल की कीमत करीब 120 रुपए है। वहीं पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पेट्रोल की कीमत 121 रुपए है। जाहिर तौर पे इसमें वैट का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो सरकार पे दबाव बना रही है कि वैट कम करें। हालांकि यहाँ दोनों सरकारें, दोनों राज्यों के सरकारों का कहना है, खासतौर पे हैदराबाद में तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार सेस के रूप में एक अच्छी खासी रकम वसूलती है और उसकी वजह से कीमतें बढ़ी हुई हैं। उनका ये भी दलील है, उनकी ये भी दलील है कि उन्होंने 2016 के बाद कभी वैट नहीं बढ़ाया राज्य में, और उनके वैट में कोई चेंज नहीं हुआ तो उनको घटाने का कोई गुंजाइश नहीं बनती है। उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार सेस घटा दे पेट्रोलियम पे तो ये कीमतें खुद ब खुद कम हो जाएंगी। हमने बार बार राज्य के मंत्रियों से, खास तौर पे केटी रामाराव जो राज्य के प्रमुख मंत्री हैं, उनसे बार बार इस विषय में बात की कि तेलंगाना जो देश में दूसरा सबसे बड़ा ज्यादा वैट कलेक्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, दूसरा सबसे ज्यादा वैट कलेक्ट करता है पेट्रोल और डीजल के प्रोडक्ट्स पे, करीब 35.2% वैट यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे वसूलती है राज्य सरकार। उसको क्यों नहीं कम कर रही है, कीमतों को क्यों नहीं घटाया जा रहा है, क्यों नहीं आम जनता को राहत दी जा रही है? उनकी बार बार लेकिन दलील ये है कि ये जो फैसला है, अगर केंद्र सरकार सेस हटा लेती है तो खुद ब खुद आम जनता को राहत मिलेगी और राज्य सरकार, जो कि पहले से ही कोविड-19 महामारी की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उनको और क्राइसिस में का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ कोशिश, क्योंकि केंद्र सरकार ने वापस से कहा है कि राज्य भी अपने लेवल से कोशिश करें कि जनता को इस महंगाई से, पेट्रोल और डीजल में जो बढ़ रहे हैं दाम, उससे थोड़ी राहत मिले। लेकिन अब किस तरीके से तालमेल केंद्र और राज्य के बीच बैठता है और जनता को कैसे फायदा मिलता है, इस पर नजर रहेगी। सईद। बिल्कुल अर्पिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों से आग्रह किया है कि आप वैट घटाइए, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अगर राज्यों ने वैट नहीं घटाया तो आम जनता पर उसका लगातार बुरा असर उस पर पड़ता रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। उन्होंने हर राज्य में ये भी बताया कि कहां कितना वैट लग रहा है, कौन कौन से वो राज्य हैं जिन्होंने वैट नहीं घटाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों कीमतों पर राज्यों को कहा है कि आप प्लीज वैट घटाइए। और हमने पहले ही ये कहा कि ये एक वैश्विक परिस्थिति है जहां पर केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, लेकिन पेट्रोल डीजल की जो बेस प्राइस है उस बेस प्राइस के बाद ये काफी कुछ बढ़ जाता है, कम से कम 3 गुना दाम बढ़ जाते हैं। क्या कहा, कैसे आग्रह किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं।
पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कीमतें आसमान छू रही हैं। हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, पैसा नहीं बढ़ रहा, लेकिन हमें पेट्रोल डीजल पर खर्च करना पड़ रहा है। पीएम कह रहे हैं कि वैट घटाओ राज्यों से। बिल्कुल, और हर कोई इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कब सरकार इस दिशा में कदम उठाती है, क्योंकि महंगाई से आम जनता त्रस्त थी। लगातार तेल के दामों में इजाफा हो रहा था, वृद्धि हो रही थी। और अब एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, और इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि किस राज्य में पेट्रोल और डीजल के क्या दाम है। कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये एक पूरी सूची है राज्यों की, जिसमें आप किस तरह से किस तारीख को वैट रिडक्शन हुआ वो भी आप देख सकते हैं। डेट ऑफ वैट रिडक्शन पेट्रोल डीजल के दाम राज्यों के अनुसार आप देखिए, महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, झारखंड, ये वो सूची है राज्यों की। और इनके साथ आप देख सकते हैं कि वैट कब घटाया गया, कौन सी तारीख को घटाया गया, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम हर एक राज्य में कैसे रहे। तो अब आम जनता सरकारों की तरफ उम्मीद से देख रही है कि राज्य सरकारें अब जरूरी कदम उठाएंगी ताकि महंगाई को कम किया जाए। लेकिन आंकड़ों पे एक बार फिर हम नजर डाल लेते हैं। राजीव, आप तक कुछ जरूरी आंकड़े पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, केंद्र और राज्यों के बीच में सामंजस्य बहुत जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। लेकिन महाराष्ट्र में देखिए 3,472 करोड़ वैट नहीं घटाया, लेकिन कमाया कितना? दिल्ली ने कितना कमाया? 173 करोड़ रुपए। डेटा आपके सामने रख रहे हैं, कौन कितना कमा रहा है। पश्चिम बंगाल में 1,343 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए, तो तमिलनाडु में 2,924 करोड़ रुपए। वैट घटाया नहीं, बस कमाया। और आम आदमी पर कितना बोझ है आप समझ सकते हैं। तेलंगाना ने 1,302 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश ने 1,371 करोड़ रुपए अब तक इस वैट से कमाया है, जिसको कम करना चाहते लेकिन नहीं किया गया। केरल ने 1,187 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो झारखंड ने 664 करोड़ रुपए अब तक कमा लिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान कर रहे हैं राज्यों से कि वो वैट कम करें, तो महाराष्ट्र इसमें कितना आगे देखिए 3,472 करोड़ रुपए। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद, इस संदेश के बाद, क्या राज्य सरकारें वैट में कटौती करती हैं या फिर नहीं। बीजेपी और शिवसेना के बीच खिंची तलवार अब खुलकर सामने आती दिख रही है, और इसकी धार हर बीतते दिन के साथ और तेज होती जा रही है। जहां अब घंटाधारी हिंदुत्ववादी और उसके बाद गदाधारी हिंदुत्ववादी, उसको फडणवीस जब कूदे तो उन्होंने गधाधारी हिंदुत्ववादी बता दिया। सुनिए। पति, पत्नी और परमेश्वर, महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों इन्हीं का बोलबाला है। पति यानी अमरावती से विधायक रवि राणा, पत्नी यानी अमरावती से सांसद नवनीत राणा, और इन दोनों की राजनीति के चक्कर में हनुमान चालीसा पर घमासान। अब इससे कोई भी अछूता नहीं बचा। शुरुआत निर्दलीय जोड़ी ने की और दायरे में तमाम राजनीतिक दल आते चले गए। उद्धव ठाकरे से भी खामोश नहीं रहा गया। आखिरकार वो भी इस लड़ाई में सीधे कूद पड़े। की मला देवळात घंटा बडवणारा हिंदू नको आहे, मला अतिरेक्यांना बडवणारा हिंदू पाहिजे। हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववादी? घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। तो महाराष्ट्र की राजनीति उसी दिशा में आगे बढ़ रही है जैसी की उम्मीद थी। 23 अप्रैल यानी बीते शनिवार तक हनुमान पाठ पर मचे घमासान के केंद्र में राणा दंपत्ति थे। मातोश्री के बाहर मोर्चाबंदी का फैसला राणा दंपत्ति का था। शिव सैनिकों के आक्रोश का सामना भी इसी दंपत्ति ने किया। जेल की हवा भी राणा दंपत्ति को खानी पड़ी। लेकिन अब इस लड़ाई को बीजेपी ने अपने कंधों पर उठा लिया है। इसलिए उद्धव की तरफ से वार हुआ तो फडणवीस की तरफ से जवाब आया। आता तर नवीन हिंदुत्व आलंय, घंटाधारी आणि गदाधारी, घंटाधारी आणि गदाधारी। मी असं म्हटलं की घंटाधारी गदाधारी, ते म्हणाले आम्ही गदाधारी आहोत। मी त्यांना म्हटलं तुम्ही गदाधारी आहात की नाही माहित नाही, पण रोज सकाळी टीव्ही पाहिल्यावर तुम्ही गदाधारी नक्कीच आहात, हे आमच्या लक्षात येतं। दरअसल ये लड़ाई अब इस बात की है कि महाराष्ट्र के सियासी परिवार में बड़ा हिंदूवादी कौन है, बीजेपी या शिवसेना। हनुमान पाठ पर विवाद की आग तो राज ठाकरे ने भड़काई, लेकिन राणा दंपत्ति के जरिए अब बीजेपी शिवसेना आमने सामने है। सबसे बुरी बात यह है कि हमारा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका गैर जिम्मेदार वर्तन, वो राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो आप
उस महिला के लिए जिसका कास्ट सर्टिफिकेट झूठा है, वो जेल जाने वाली है, अभी भी जेल में है, उनके लिए आप केंद्र को पत्र लिख रहे हो, गृह सचिव को, कि इस महिला के साथ ठीक से व्यवहार नहीं हुआ है, तो अब अभी क्या हो गया? शिवसेना और बीजेपी दोनों ने खुद को ज्यादा शुद्ध हिंदुत्ववादी साबित करने में अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। सियासी चढ़ाई महाराष्ट्र से बाहर निकलकर दिल्ली तक आ पहुंची है। राज ठाकरे और राणा दंपत्ति तो शुरुआती राउंड के बाद किनारे कर दिए गए। अब फाइनल उद्धव और बीजेपी के बीच चल रहा है। मुंबई से साहिल जोशी, विद्या, देव कोकट और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाधान निकल चुका है। न हिंदुओं को परेशानी है, न मुसलमानों को। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर अब भाईचारे का संदेश दे रहा है। इटावा का जिला प्रशासन एक्शन में है। घूम घूम कर लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। मंदिर हो या मस्जिद, कोई भेद नहीं। योगी सरकार का फरमान है तो पालन होना है। कल इटावा कोतवाली क्षेत्र के तबत पचराहा और नखासा में मंदिर मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवाए गए। लाउडस्पीकर उतारने से पहले बाकायदा उनके पोल्यूशन लेवल की जांच की गई। ये तस्वीर सहारनपुर जिले की है। सरकारी फरमान का असर यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है। लोग खुद धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर हटाते नजर आए। कल ही सहारनपुर के थाना कुतुब शेर की मानक मऊ पुलिस चौकी पर क्षेत्र के सभी धर्म गुरुओं की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें तय हुआ कि लाउडस्पीकर की आवाज अब परिसर से बाहर नहीं जाने देंगे। दरअसल पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में लाउडस्पीकर पर लगाम लगाने का साफ आदेश दिया था। उसके बाद से अब तक प्रदेश में करीब 20,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं या उनकी आवाज धीमी की जा चुकी है। जो लाउडस्पीकर लगे हैं उस परिसर के बाहर उसकी आवाज नहीं जानी चाहिए। तो ये चीजें अनुपालन हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये सुनिश्चित कराया जा रहा है और सबके साथ मिलजुल के ये चीजें की जा रही हैं। और अब तक लगभग 20 से 22,000 ऐसे केसेस हैं जिसमें कि या तो लाउडस्पीकर के वॉल्यूम कम किए गए हैं या तो फिर लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। ये सभी चीजें इंगित करने के बाद से स्वेच्छा से की जा रही हैं। आदेश के पालन में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। ये तस्वीर गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर की है, जहां लाउडस्पीकर की आवाज धीमी करके पूरे प्रदेश को एक प्रेरणा दी गई। आदेश होते ही यहाँ पर शासनादेश के तहत ध्वन को परिसर के अंदर ही बजाने के लिए आदेशित कर दिया गया है और उसी अनुसार यहाँ पर ध्वन कम कर दिया गया है और परिसर के अंदर ही ध्वन रहती है, परिसर के बाहर ध्वन नहीं जाती है। गोरखधाम मंदिर से आने वाले मंत्रों और भजनों की आवाज धीमी हुई तो महज कुछ दूरी पर स्थित जामा मस्जिद पर भी असर देखने को मिला। जो अजान दूर दूर तक सुनाई देती थी उसका वॉल्यूम धीमा कर दिया गया। संगम नगरी प्रयागराज की जामा मस्जिद ने भी अनूठी पहल की। इसके तहत मस्जिद में लगे 6 लाउडस्पीकरों में से 4 को हटा दिया गया है। धर्मनगरी मथुरा में लाउडस्पीकर गंगा जमुना तहजीब की मिसाल बन रहा है। पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि में लाउडस्पीकर की आवाज धीमी की गई, जिसके बाद मंदिर से सटी शाही मस्जिद में लगे 3 स्पीकर को हटा दिया गया। वहीं एक स्पीकर की आवाज मानक से कम धीमी करके आजान की जा रही है। अब यूपी के हर शहर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां या तो लाउडस्पीकरों को हटाया जा रहा है या फिर उनकी आवाज को धीमा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात सरकार के इस फैसले की ये है कि कहीं पर भी विरोध नहीं हो रहा है। हर धर्म के लोगों की ओर से इसका स्वागत किया गया है। आज तक ब्यूरो। और यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो और कुछ बड़ी और अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। न्यूज रूम लाइव ब्रेक के उस पार भी जारी है, देखते रहिए आज तक। घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे।
घंटाधारी गदाधारी ते म्हणाले आम्ही गदाधारी आहोत. मी त्यांना म्हटलं तुम्ही गदाधारी आहात की नाही माहित नाही, पण रोज सकाळी टीव्ही पाहिल्यावर तुम्ही गदाधारी नक्कीच आहात. 80 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है नवनीत राणा के साथ. मुंबई का और महाराष्ट्र का जो माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी अंडरवर्ल्ड की साजिश है. शुभांकर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि शाहीन बाग में है, जहां पर टीम पहुंची है, निरीक्षण हो रहा है और वहां जो अवैध निर्माण है उन पर चलेगा एक बार फिर से बुलडोजर. शुभांकर. बिल्कुल अर्पिता, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल वहां यही होने वाला है. लेकिन हम शाहीन बाग में मौजूद हैं और बुलडोजर पार्ट 2 की जब शुरुआत होती है तो उसमें 12 इलाकों के नाम चिन्हित किए जाते हैं जहां पर एमसीडी बुलडोजर चलाएगी. लेकिन एक नाम जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है शाहीन बाग का इलाका. आपको खबर बताए उससे पहले एक बार आपको दिखा देते हैं कि जो ये सड़कें आपको नजर आ रही है यहाँ पर, जहां पर इस वक्त गाड़ियों की आवाजाही है. अब से कुछ साल पहले जब CA/NRC का प्रोटेस्ट हो रहा था तो यहीं पर लोगों की भीड़ थी. यहाँ पर इतिहासकार नजर आते थे, यहाँ पर फिल्म स्टार नजर आते थे, यहाँ पर संगीतकार नजर आते थे और ये सड़कें भरी पड़ी थी. ये इसी को सिंबॉलिक माना गया था CA/NRC प्रोटेस्ट का. ये इलाका देखिए, शाहीन बाग आपको यहां नजर भी आ रहा है अगर ये आप लोकेशन देखें. लेकिन यहां पर आज बड़ी बात यह है कि एमसीडी की टीम पहुंच रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहां पर कार्रवाई होने वाली है वो 3 चरणों में होने वाली है. सबसे पहले यह देखा जाएगा कि सरकारी संपत्तियों पर कहां पर कब्जा किया गया है. दूसरा निरीक्षण यह किया जाएगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी दुकान, हालांकि ये दुकानें लीगल हैं, लेकिन आपने बाहर कितना कब्जा कर रखा है उसको यहां पर मद्देनजर रखा जाएगा. और तीसरे जो ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं, क्या ये नक्शे के तहत बनी हुई हैं या फिर ये अवैध निर्माण है, ये एमसीडी निरीक्षण करेगी. लेकिन एक बड़ी बात जो निकल कर आई है, मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक से रिक्वेस्ट करूंगा जरा पीछे करके वो पुल दिखाइए. वो जो इलाका आपको नजर आ रहा है वो श्रम विहार का इलाका है. और जो बात एमसीडी कह रही है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी या रोहिंग्या रहते हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इस पुल के उस पार, मेट्रो के उस पार वो रहते हैं और उस इलाके में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण किया गया है, अवैध कब्जा किया गया है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी. तो ये पुल हम आपको दिखा रहे हैं, यही सड़कें शाहीन बाग की सड़कें थी जो सिंबॉलिक बनी थी और इस पुल के उस पार एमसीडी कार्रवाई करेगी ऐसा माना जा रहा है. लेकिन एमसीडी यहां पर आएगी, निशान लगाएगी, कार्रवाई करेगी. कहां कहां और कार्रवाई करेगी जरा देखिए हमारे इस रिपोर्ट में बुलडोजर पार्ट 2 में. आपने जहांगीरपुरी में नगर निगम के बुलडोजर देखे. ये देखा कि कैसे एक उपद्रव के बाद नगर निगम के बुलडोजर अचानक एक्शन में आ गए. उन निर्माणों को रौंदा जाने लगा जिन्हें नगर निगम अतिक्रमण मानता है. अब ये बुलडोजर उत्तर से दक्षिण रवाना कर दिए गए हैं. दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है. मेयर साहब खुद मुआयना करने निकले हैं. आपको अभी तक, आप तो 1 साल से मेयर हैं, अब तो अंतिम 5 दिन है आपके मेयर बनने का, तो अभी तक आपने सर्वे क्यों नहीं किया? अभी अचानक आपको कैसे पता चला कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ है? हमारे पिछले 5 साल से जो इस टेन्यूर के लोग थे लगातार वार्डों में सर्वे कर रहे हैं. मैं तीसरी बार इस वार्ड में आया हूं. जहां निगम पार्षद ने जब बोला हम वहां पर जाकर किया है. और इस बार निगम पार्षद जी को महसूस यहाँ पे बार कंप्लेंट आ रही थी, उन्होंने बोला इस बार हमें इधर जाना है तो हमने इधर आके मेयर साहब आज केसरिया साफा पहनकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने निकले हैं. खासे खुश और खासा जोश में दिख रहे हैं. लेकिन सवाल है कि क्या ये अभियान किसी खास जमात या तबके तक सीमित रहने वाला है या इसका मकसद अतिक्रमण से आजादी है. आज तक संवाददाता कुमार कुणाल ने मेयर साहब से एक बेहद बुनियादी सवाल पूछा. ये जो इधर का इलाका है, ये जो इधर इलाका बना हुआ है, ये भी ओ जोन में आता है. तो क्या पूरा ओ जोन पर चलाएंगे या आप कह रहे हैं क्या कि जो इधर बन रहा है इधर चलाएंगे, इधर नहीं चलाएंगे? जो कुछ जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी बनती है, जो राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप. लेकिन डेमोलिशन का काम तो आपका, एमसीडी का काम है. कौन चलाएगा? हमने राज्य सरकार को जितने बार भी कोई परमिशन मांगी, कोई फाइल भेजी है, तो आज तक ना वो फाइल लोड कराई है, ना उस पर कोई सजेशन आया, ना वो रिटर्न आई, ना उसका कोई जवाब. मैं पूछ रहा हूँ कि पूरे पे चलेगा या आप देख करके चलाएंगे? कि जहाँ अतिक्रमण होगा और जहाँ पर बांग्लादेश या रोहिंग्यों को बसाने का काम किया गया है, जहाँ पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण किया गया, वहाँ पर हम पूरी तरह से बुलडोजर. आपको बता दें कि ये दिल्ली का वो हिस्सा है जिसका एक सिरा यमुना से जोड़ता है. यमुना रिवर बेड का वो हिस्सा जो पर्यावरण के नजरिए से बेहद अहम है और जिसमें अतिक्रमण से अदालत ने सख्त मनाही कर रखी है. उनके दोनों हिस्सों पर मनमानी अतिक्रमण हो रखा है.
लेकिन सवाल है कि क्या नगर निगम के बुलडोजर का ऑपरेशन अतिक्रमण पर सीधे ऑपरेशन करेगा या जाति धर्म की सीमा देखी जाएगी? कि कुछ यहाँ पर मस्जिद है जो यहाँ पर सामने भी हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये कादरी मस्जिद, ये सामने लिखा हुआ है। क्या ऐसी मस्जिदों पर और इस तरीके के स्ट्रक्चर्स पर कार्रवाई होगी? क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है उसके मुताबिक जो रोड का दूसरा साइड है ये भी पूरा इलीगल है, क्योंकि ये भी ओजोन के ही तहत आता है, तो इस पर भी कार्रवाई होनी है। तो यहाँ पर जो मुकेश सुरयान कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम तो कार्रवाई करना चाहते हैं लेकिन दिल्ली सरकार कार्रवाई नहीं करने दे रही है। तो स्थिति साफ है, दोनों तरफ इलीगल है, दोनों तरफ यमुना का रिवर बेड है, लेकिन कह रहे हैं कि जो बुलडोजर चलेगा वो इस साइड में चलेगा, क्योंकि इधर इनका कहना है, जो मेयर साहब है उनके मुताबिक बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का कब्जा है, इधर कोई कब्जा नहीं है। हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। चले तो देखिए, जहां पर हम मौजूद है इलाका शाहीन बाग का है, लेकिन कई और इलाकों में बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है। वो इलाका कौन सा यमुना का है, ओ जोन उसे क्यों कहा जा रहा है, ये आपको बताने वाली मेरी सहयोगी अर्पिता। बिल्कुल शुभांकर, तो ये जो इलाका है क्योंकि इसको चिन्हित किया गया और इन इलाकों पर जहां अतिक्रमण हुआ है उसी को हटाने की तैयारी है। बताया गया एक सर्वे भी हुआ, जो इलाके इसमें आ रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा तादाद शाहीन बाग में बताई जा रही है। अब बता दें आपको, बाढ़ क्षेत्र में आने वाला इलाका है दरअसल यमुना का ओ जोन। आखिरकार क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। ओ जोन में निर्माण पूरी तरह से बैन है, बावजूद इसके वहां पर लोग अपना छोटा सा आशियाना बनाकर रह रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं। सिर्फ बायोडायवर्सिटी पार्क की यहां पर इजाजत है इस ओजोन एरिया में, लेकिन आप निर्माण किसी और तरीके के नहीं कर सकते, दुकान नहीं बना सकते, अपना घर नहीं बना सकते, जो लोगों ने किया है। और इसीलिए ये कोशिश है कि जल्द से जल्द ये जो निर्माण हो रखे हैं ओजोन में उनको हटा दिया जाए। इसीलिए अब बुलडोजर चलाने की बात इन इलाकों में जहां जहां चिन्हित किया गया है वो प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में पार्ट 2, यहां याद होगा जहांगीरपुरी में किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, कोर्ट के आदेश के बाद, स्टे के बाद उसको रोक दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अब आप देखिए यमुना क्षेत्र के 959 हेक्टेयर पर यह अतिक्रमण हुआ है। ये सब पूरा मैप कर लिया गया है कि कहां कहां अतिक्रमण है, कहां कहां बुलडोजर चलाना है। हालांकि वहां जो अधिकारी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हर जगह बुलडोजर चलाने की आवश्यकता देखेंगे, अगर पड़ती है तो करेंगे, नहीं तो वहां जो अतिक्रमण है उनको ही किसी तरह से वहां से हटाकर कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश होगी। अब अगली खबर क्या है वो आपको बताएंगे सईद। हमारी ये खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। देश भर में जहां लाउड स्पीकर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में फैसला हो गया है। उत्तर प्रदेश में 4000 से ज्यादा यानी कि 4258 लाउड स्पीकर हटा लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट साफ कहा था कि आवाज धीमी होनी चाहिए और लाउड स्पीकर से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनकी अपील का या उनके आदेश का यह असर हुआ कि अलग अलग जोन से हटा लिए गए हैं लाउड स्पीकर, और खुद मंदिरों मस्जिदों से लोग लाउड स्पीकर हटा रहे हैं। 6031 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा लिए गए हैं। और अलग अलग जोन्स की अगर बात करें तो वहां से 4258, कुल 29,674 लाउड स्पीकर्स की आवाज कम की गई है, कुछ हटाए गए हैं। और ये खुद लोगों ने किया है, चाहे वो राम जानकी मंदिर हो, चाहे जामा मस्जिद। इटावा का जिला प्रशासन एक्शन में है। घूम घूम कर लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। मंदिर हो या मस्जिद, कोई भेद नहीं। योगी सरकार का फरमान है तो पालन होना है। कल इटावा कोतवाली क्षेत्र के तबत पचराहा और नखासा में मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवाए गए। लाउड स्पीकर उतारने से पहले बाकायदा उनके पोल्यूशन लेवल की जांच की गई। ये तस्वीर सहारनपुर जिले की है। सरकारी फरमान का असर यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है। लोग खुद धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर हटाते नजर आए। कल ही सहारनपुर के थाना कुतुब शेर की मानक मऊ पुलिस चौकी पर क्षेत्र के सभी धर्म गुरुओं की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें तय हुआ कि लाउड स्पीकर की आवाज अब परिसर से बाहर नहीं जाने देंगे। दरअसल पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में लाउड स्पीकर पर लगाम लगाने का साफ आदेश दिया था। उसके बाद से अब तक प्रदेश में करीब 20,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं या उनकी आवाज धीमी की जा चुकी है। जो
लाउड स्पीकर लगे हैं उस परिसर के बाहर उसकी आवाज नहीं जानी चाहिए। तो ये चीजें अनुपालन हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये सुनिश्चित कराया जा रहा है और सबके साथ मिलजुल के ये चीजें की जा रही हैं। और अब तक लगभग 20 से 22,000 ऐसे केसेस हैं जिसमें कि या तो लाउड स्पीकर के वॉल्यूम कम किए गए हैं या तो फिर लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। ये सभी चीजें इंगित करने के बाद से स्वेच्छा से की जा रही हैं। आदेश के पालन में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। ये तस्वीर गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर की है, जहां लाउड स्पीकर की आवाज धीमी करके पूरे प्रदेश को एक प्रेरणा दी गई। आदेश होते ही यहाँ पर शासनादेश के तहत ध्वन को परिसर के अंदर ही बजाने के लिए आदेशित कर दिया गया है और उसी अनुसार यहाँ पर ध्वन कम कर दिया गया है और परिसर के अंदर ही ध्वन रहती है, परिसर के बाहर ध्वन नहीं जाती है। गोरखधाम मंदिर से आने वाले मंत्रों और भजनों की आवाज धीमी हुई तो महज कुछ दूरी पर स्थित जामा मस्जिद पर भी असर देखने को मिला। जो अजान दूर दूर तक सुनाई देती थी उसका वॉल्यूम धीमा कर दिया गया। संगम नगरी प्रयागराज की जामा मस्जिद ने भी अनूठी पहल की। इसके तहत मस्जिद में लगे 6 लाउड स्पीकरों में से 4 को हटा दिया गया है। धर्मनगरी मथुरा में लाउड स्पीकर गंगा जमुना तहजीब की मिसाल बन रहा है। पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि में लाउड स्पीकर की आवाज धीमी की गई, जिसके बाद मंदिर से सटी शाही मस्जिद में लगे 3 स्पीकर को हटा दिया गया। वहीं एक स्पीकर की आवाज मानक से कम धीमी करके आजान की जा रही है। अब यूपी के हर शहर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां या तो लाउड स्पीकरों को हटाया जा रहा है या फिर उनकी आवाज को धीमा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात सरकार के इस फैसले की ये है कि कहीं पर भी विरोध नहीं हो रहा है। हर धर्म के लोगों की ओर से इसका स्वागत किया गया है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश से ये बेहद सुखद खबर आई कि वहां लोगों ने खुद अपने अपने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए। अगली खबर राजस्थान अलवर से मलिका। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के बाद अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान के अलवर में मंदिर तो ध्वस्त हो गए, लेकिन ये मामला सियासी रंग ले चुका है और आज भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अलवर में आक्रोश रैली निकाली। इस रैली के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इस रैली के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने ये जता दिया है कि इस आग को वो इतनी जल्दी बुझने नहीं देंगे। ये देखो सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो ये गया मंदिर पूरा। ओहो, अलवर में मंदिर तो धराशायी हो गए, लेकिन राजनीति और गहरी हो गई। बीजेपी ने अलवर के राजनीतिक अलाव में और ईंधन डाल दिया है। कोशिश हो रही है कि ये लौ थमने न पाए। अलवर में बीजेपी ने आक्रोश रैली निकाली। मकसद यही है कि जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति ये राजस्थान सरकार लगातार कर रही है, हिंदू समाज इसको बिल्कुल सहन नहीं करेगा। सरकार अपनी हरकतों से बाज आए। ज्ञापन की मांगे, जो हमारी मांगे पूर्व में थी कि जो भी अधिकारी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, मंदिर का पुनर्निर्माण करा जाए। जरा गौर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस भगवा रंग में सिर्फ बीजेपी का भगवा शामिल नहीं है। इस विरोध प्रदर्शन में कई हिंदूवादी संगठन शरीक हैं। विरोध की ये लंबी कतार जब अलवर की सड़कों पर दिखी तो पुलिस प्रशासन की सांसें ठिठक गईं। गहलोत सरकार को इन्हें थामने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया। रोष क्यों है? क्योंकि बिना किसी की सुने हुए वहाँ के विधायक महोदय की अनुशंसा पर, उनकी उपस्थिति में और उनके द्वारा किए गए, अधिकारियों ने भी यही कहा कि साहब हम तो सरकार का कहना मान रहे हैं, हम तो सरकार के आदेश की पालना कर रहे हैं। तो सरकार कौन है? व्यक्तियों का समूह सरकार है, मंत्रिपरिषद सरकार है, विधायकों का नेता सरकार है। तो जब वो सब चीजें विधायक के कहने पर ये सब चीज तोड़े जा रही है, तो विधायक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बीजेपी की ये आक्रोश रैली शहीद पार्क से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक जाकर खत्म हो गई, लेकिन अलवर का ये मंदिर अध्याय इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। अलवर तो बहाना है, दरअसल राजस्थान में बुलडोजर वाली राजनीति को बनाए रखना है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से जबरदस्त जोर आजमाइश हो रही है। गहलोत सरकार कह रही है कि नए सिरे से मंदिर बनवाएंगे, तो बीजेपी इस मामले को ठंडा होने देने को तैयार नहीं है।
याद करिए, जब मंदिर गिराए जाने की पहली बार तस्वीरें आईं, तब से अब तक कितनी गर्मा गर्मी रही। तो प्राइवेट मंदिर था, उसकी मूर्तियां उनके द्वारा, स्वयं के द्वारा जिनकी लगाई गई थी, उन्होंने विधिवत हटाई है। दूसरे में गर्भगृह को सुरक्षित है आज की तारीख तक। और जो भी मूर्तियां अगर किसी भी वजह से इस भाजपा मंडल के द्वारा जो हटाई गई हैं, उनको हम लोग विधि विधान से पुनः स्थापित करने के लिए हमने निर्देश जिला प्रशासन को दे दिया। जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक मूर्तियों को तोड़ा गया है, शायद औरंगजेब और तैमूरलंग के इलाके जमाने में भी इस प्रकार का पाप नहीं हुआ होगा जो कांग्रेस ने यहाँ पर किया है। 5 मेंबर्स की कमेटी, उच्च स्तरीय कमेटी बना करके भी भेज दी जाए ताकि तथ्यात्मक रिपोर्ट आए। तो इसलिए उन्होंने हमें भेजा है कि हम आकर के सब लोगों से मिलकर के बात करें और ये रिपोर्ट हम जाकर के उनको सौंपें। तो अभी अलवर पर ऐसी टक्कर आपको आगे भी दिखती रहेगी, क्योंकि ये राजनीतिक मुकाबला अभी लंबा चलने वाला है। आज तक तो 17 अप्रैल को अलवर में 35 अतिक्रमण हटाए गए थे। उनमें 300 साल पुराने एक मंदिर में भी बुलडोजर चला था, जिसका जमकर विरोध हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की इस आक्रोश रैली से एक बात साफ हो गई है कि अलवर की आग को इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी ठंडी नहीं होने देगी।